हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे एक्सपर्ट पॉली क्लासेस पर। और पिछली वीडियो में मैंने जैसा कि बताया था त्रुटियों के संयोजन के बारे में कि त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार किया जाता है, और 5 प्रकार का संयोजन मैंने त्रुटियों का बताया हुआ था। तो उस पर एक क्वेश्चन करेंगे हम। तो क्वेश्चन है, एक ठोस भुजा की लंबाई की मापन में 3% लंबाई की मापन में 3% तथा इसके द्रव्यमान के मापन में 4% की त्रुटि है, तो घनत्व की मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? यह हमारा क्वेश्चन है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? किसी आपेक्षिक त्रुटि, जैसे हमारा डेल ए अपान ए है। आपेक्षिक त्रुटि में हम अगर 100 से गुणा कर देते हैं तो ये हमारा बदल जाता है कि इसमें प्रतिशत त्रुटि, यही हमारा प्रतिशत त्रुटि होता है। और अगर जैसे x बराबर दिया हुआ है 1/m, तो इसका कैसे ज्ञात किया जाता है प्रतिशत त्रुटि? तो इसको तो ऐसे कर देते हैं, डेल x अपान x इक्वल टू, इसका जो घात होता है, घात सदैव गुणा के रूप में आ जाता है। तो घात हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और डेल ए अपान इसका वैसे का वैसा रहेगा, डेल ए अपान ए इंटू 100। ये हो गया इसका प्रतिशत त्रुटि हो गया। इधर भी अगर 100 से गुणा कर दें तो इधर भी हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो इसी फार्मूला का यूज करके हम इस सवाल को हल करने वाले हैं। तो चलिए पहले यह जान लेते हैं क्या क्या हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या दी हुई है, लंबाई में त्रुटि दी हुई है। लंबाई में त्रुटि यानी कि मान लेते हैं इसकी लंबाई क्या है, यल हमारी क्या है, लंबाई है, और माना यल लंबाई है, यल हमारी क्या है, लंबाई है, और यम क्या है, हमारा द्रव्यमान है। ठीक है, अब इसमें दिया है हमारा लंबाई के मापन में त्रुटि 3%। तो लंबाई के मापन की त्रुटि क्या हो जाएगा, लंबाई हमारा यल है, तो डेल एल अपान यल इंटू 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी दी हुई है प्रतिशत में दी हुई है। इसको भी हम प्रतिशत में ही करके इसके बराबर हम 3 लिखेंगे, 3%। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, हमें द्रव्यमान दिया हुआ है। द्रव्यमान दिया है यानी कि डेल एम अपान एम इंटू 100। यह कितना दिया हुआ है हमारा, 4%। अब पूछा है कि घनत्व की मापन में त्रुटि कितनी होगी। घनत्व यानी कि घनत्व डेल घनत्व को डी से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए डी है डेंसिटी, डेल डी अपान डी इंटू 100। ये चीज़ हमारी पूछी हुई है, इसे हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होती है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान द्रव्यमान बटा वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन, यही हमारी होती है डेंसिटी। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो अगर हमें प्रतिशत में दिया हो तो इसको भी हमको बदलना पड़ेगा प्रतिशत में। तो प्रतिशत में कैसे हो जाएगी, डेल डी अपान डी इंटू 100, यही हमें क्या ज्ञात करना है। यहीं पर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास का क्या हो जाएगा, डेल एम अपान एम इंटू 100। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा एक क्यूब होता है,
यहाँ पर देख लेते हैं। वॉल्यूम हमारा क्या होता है, एक एक घात है क्यूब होता है, तो क्यूब जो एक एक घात 3 होगा तो घात हमारा कहाँ चला आता है, इंटू में चला आता है। तो हमारा हम घात को कहाँ लिखेंगे, डेल यल अपॉन यल इंटू 100, और जो यहाँ पर घात रहेगा, जो यल का घात जो होता है यहाँ आ जाएगा 3 इंटू। ठीक, अब सबका मान रख लेते हैं हम। नहीं, ऐसे नहीं होगा, यह होगा किस तरह कि जब हम पढ़ते हैं x इक्वल टू a बाई बी, मैंने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइड में जब कॉम्बिनेशन बताया हुआ था, तो उसमें जो त्रुटि प्राप्त हुई थी इस रूप में प्राप्त हुई थी, डेल x अपॉन एक्स इक्वल टू डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b, इस रूप में प्राप्त हुई थी। तो इसको भी हम इसी रूप में ही लिखेंगे। तो किस प्रकार लिखेंगे हम, आइए देखते हैं। तो ये तो हो गया प्रतिशत में कैसे हो जाएगा, डेल d अपॉन डी इक्वल टू इंटू 100 इक्वल टू, ठीक, इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास का हो जाएगा डेल m अपॉन m इंटू 100, इसका घात कितना है, 1 है। फार्मूला में इसका घात कितना होता है, मास का 1 होता है, 1 ऐसे ही रहेगा, और प्लस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में घात कितना होता है, 3 होता है, तो 3 इंटू वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का हो जाएगा डेल एल अपॉन एल इंटू 100। अब सबका मान रख देंगे यहाँ पर, तो हमारा निकल के चला आएगा घनत्व में त्रुटि, इसका मान है हमारा 4 और प्लस 3 इंटू क्या है यहाँ पर 3 इंटू है 3 का 9 प्लस 4 कितना हुआ 13, यानी कुल त्रुटि हमारी कितनी हुई डेंसिटी में 13% की हमारी त्रुटि आएगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यू इंटू सी अपॉन डी में त्रुटियों का प्रतिशत दिया हुआ है, प्रतिशत क्रमशः हो जाएगा, क्रमशः 2%, 3%, फिर 2% तथा 3% है, तो यक्स का सापेक्ष यक्स का क्या करना है, सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ तक हो गया। अब इसे आइए हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, सबसे पहले फार्मूला इसका लिख लेंगे, दिया हुआ है ए स्क्वायर बी क्यू इंटू सी अपॉन डी। अब इसको हमें त्रुटि के रूप में परिवर्तित करना होगा। किसके रूप में, प्रतिशत त्रुटि के रूप में। हमको ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है डेल एक्स अपॉन एक्स का दिया है ना सापेक्ष, एक्स का सापेक्ष त्रुटि ये हो गया, सापेक्ष का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, या तो ऐसे लिख सकते हैं सापेक्ष इसका का प्रतिशत यही हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आइए लिख लेते हैं, तो हो जाएगा डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100,
या 100 की जगह हटाकर डेल एक्स अपन एक्स का प्रतिशत ये भी यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, तो इसे ऐसे ही लिख लेते हैं का प्रतिशत कितना हो जाएगा। अगर हम इसमें जो हमारा कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता था उसको इसमें अप्लाई करें तो घात हमारा किस में बदल जाता था, मल्टीप्लाई में हो जाता था, ठीक। और जो बटा है, जैसे एक्स इक्वल टू ए वाई बी के रूप में हमारा जब कॉम्बिनेशन था तो उसमें हमारा त्रुटि प्राप्त हुई थी, त्रुटि हमारे प्लस के रूप में प्राप्त हुआ था, तो इसको भी हम क्या करेंगे, प्लस के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 है हमारा, 2 हमारा आ जाएगा गुणा में ए का हो जाएगा डेल ए अपन ए इंटू 100, ठीक, इंटू यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 इंटू डेल बी अपन बी इंटू 100। यहाँ घात जितने भी रहेंगे सब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ठीक है, और सबको हम जोड़ देंगे एक साथ। तो डेल सी अपन सी इंटू 100 प्लस डेल डी अपन डी इंटू 100, ठीक है। अब सबका मान यहाँ पर क्रमशः दिया हुआ है, बस वही मान हम रखेंगे और हमारी प्राप्त हो जाएगी डेल एक्स का सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2, और ये हमारा ए का हमारा दिया हुआ है प्रतिशत त्रुटि कितना है 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू बी का कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है 3 प्लस, और सी का कितना दिया हुआ है, फिर हमको 2 दिया हुआ है तो 2 प्लस डी का हमारा दिया हुआ है 3, ठीक है। अब सबको कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 दूनी 4 प्लस 3 3 का 9 प्लस कितना हो गया 2 प्लस 3 4 9 कितना हुआ 13 2 15 3 18, तो कितना प्रतिशत कुल निकला हमारा, यक्स का सापेक्ष प्रतिशत कितना निकला, कुल 18% हमारी त्रुटि हो गई। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ तक हो गया, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंट वैल्यू, सार्थक अंक, ठीक है, सिग्निफिकेंट वैल्यू। सिग्निफिकेंट वैल्यू ये हो गया हमारा सार्थक अंक। सार्थक अंक होता क्या है, सार्थक अंक कोई मतलब ऐसा अंक होता है जो किसी भी राशि को एक निश्चित रूप में व्यक्त करता है। क्या होता है सार्थक अंक, सार्थक अंक एक ऐसा अंक होता है, ऐसा अंक होता है जिसके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है, निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, सार्थक अंक एक ऐसा अंक होता है जिसके द्वारा किसी राशि को एक निश्चित रूप में हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब सार्थक अंक के कुछ यहाँ पर हम 6 नियम बताएंगे कि कब सार्थक अंक कहाँ हमारा सार्थक अंक होता है, कहाँ सार्थक अंक नहीं होता है। तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम लोग आगे।
ठीक है। अब सार्थक अंक के नियम के कुछ नियम हैं हमारे नियम। तो इसमें पहला रूल यह है, पहला नियम यह है कि किसी पहला नियम है सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। इसमें क्या है, पहला सभी अंक अशून्य अंक जितने होते हैं, अशून्य का मतलब जिसमें हमारा शून्य ना हो, अशून्य अंक जैसे हो गया 2, 5.854। इसमें हमारे कुल कितने सार्थक अंक है, कुल 1 2 3 4 5, इसमें कुल 5 सार्थक अंक है। यानी कि सभी अशून्य अंक, जितने भी अशून्य अंक आएंगे सभी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। अब इसमें से दूसरा यह है कि दो अशून्य अंकों के बीच, अशून्य अंकों के बीच की सभी शून्य अंक क्या हो जाएंगे, सार्थक होते हैं। ठीक है। इसका मतलब जैसे हमारा कोई लिखा है 500000748, तो दो अशून्य अंकों के बीच की जितनी भी हमारी शून्य संख्याएं होंगी वो सभी क्या कहलाती हैं हमारी, वो सभी सार्थक अंक में आएगा। चाहे ऐसे हो जाए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कुल 7 सार्थक अंक है। या तो आ जाए जैसे आ जाए 257.983, सॉरी यहाँ पर हम 0 कर देते हैं, कितना होगा 0.0। इसमें कुल कितने सार्थक अंक है, इसमें भी हमारे 1 2 3 4 5 6, इसमें कुल 6 हमारे क्या हैं, सार्थक अंक। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब तीसरे नंबर पर चलते हैं हम लोग। तो चलिए अब तीसरा नंबर हमारा है, आइए देखते हैं। तीसरा नंबर ये क्या हो जाएगा कि यदि दशमलव के पूर्व कोई अशून्य अंक न हो, कोई अशून्य अंक न हो तो दशमलव के जस्ट बाद, दशमलव के तुरंत बाद अशून्य अंकों को छोड़कर, दशमलव के बाद शून्य अंकों को छोड़कर, शून्य अंकों को छोड़कर सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं।
ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि दशमलव के पूर्व हमारा क्या हो, कोई अशून्य अंक हमारा न हो। अशून्य अंक का मतलब जो हमारे जीरो ना हो, जो हमारे शून्य ना हो, जैसे कोई 5, 3, 2 इस प्रकार का कोई हमारा अंक हो, यह हमारा अशून्य अंक हो जाएगा। अशून्य होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, यदि दशमलव के पूर्व कोई अशून्य अंक न हो तो दशमलव के बाद शून्य अंकों को छोड़कर, दशमलव के बाद जो हमारे शून्य रहेंगे उनको छोड़कर जितने भी अशून्य अंक आएंगे वो हमारे सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे हो गया हमारा 0, 0, 0.0532, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 1, 2, 3। यही कह रहा है हमारा, अगर दशमलव के पूर्व कोई अशून्य अंक न हो तथा यहाँ रहेगा, तथा न हो दशमलव के तुरंत बाद शून्य अंकों को छोड़कर, तो दशमलव के बाद तुरंत जो शून्य अंक होंगे, 0 है, इसको छोड़कर जितने भी हमारे अशून्य अंक लाएंगे क्या हो जाएंगे, ये हमारा सार्थक अंक। कितना हो गया, 3 हमारे सार्थक अंक हो जाएंगे। अब जैसे हो गया 0.00987 इसमें हमारे कुल कितने सार्थक अंक होंगे, आप जल्दी से कमेंट कीजिए कितने होंगे हमारे यहाँ पर। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि यहाँ पर कितने सार्थक अंक हमारे होंगे। ठीक है, अब चौथा नहीं चलते हैं यहाँ पर, अगला यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा चौथा नंबर। चौथा नियम यह है कि यदि दशमलव के बाद सभी अशून्य अंकों को छोड़कर सभी अंकों के बाद अशून्य अंकों के बाद की सभी शून्य अंक क्या कहलाएंगे, हमारे सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद सभी अशून्य अंकों के बाद, दशमलव के बाद हमारे जितने भी अशून्य अंक रहेंगे उसके बाद जो हमारी शून्य अंक होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी सार्थक अंक कहलाएगी। जैसे लिखा है 0.52100, इसमें कुल कितने सार्थक अंक होंगे, इसमें सार्थक अंक होंगे 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कुल हमारे 5 हमारे क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। ठीक, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 0 लिखा, 0.0129300, इसमें कुल कितने सार्थक अंक होंगे, इसमें कुल हमारे क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें हो जाएंगे हमारे कुल 6। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देते हैं, वो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। 0.09043 इसमें कितने हमारे सार्थक अंक होंगे, आप इसको यहाँ तक इसको उतार लीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख दीजिएगा। चलिए अब अगला है हमारा
पांचवा नंबर, पांचवा नंबर क्या कहता है, आइए देखते हैं। किसी, पांचवा नंबर हो जाएगा किसी संख्या में 10 की घात वाली संख्या का गुणा होने पर सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, किसी भी संख्या में अगर हम 10 की घात वाली कोई भी संख्या का अगर हम उसमें गुणा करते हैं तो उसके सार्थक अंक जितना पहले था उतना ही रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हमारा हो गया 2.89 इंटू 10⁻⁻7 हो गया या +7 हो गया। इसमें कुल हमारी कितनी सार्थक अंक होगी, 1 2 3, इसमें कुल 3 हमारी क्या हो जाएगी सार्थक अंक। यानी कि हम इसको हम नहीं देखेंगे, इग्नोर कर देंगे इसको, केवल हम इसको देखेंगे। एक और एग्जांपल है, जैसे हमारा 400.009 इंटू 10⁻24। इसमें कुछ सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएंगे हमारे कुल सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट छठवें नंबर पर। छठवां नंबर हमारा क्या कहता है, छठवां नंबर यह हमारा कहता है कि किसी भी, जैसे हमारा कोई मात्रक है, अगर कोई भी हमारी जैसे वैल्यू है, अगर हम उसको एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करते हैं तो उसके सार्थक अंक पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे पहले आइए लिख लेते हैं, किसी मान का मात्रक चेंज करने पर, मात्रक बदलने पर इसके सार्थक अंक पर बदलने पर सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अगर हम कोई भी हमारे जैसे कोई भी लंबाई दी हुई है कि किलोमीटर में दी हुई है, अगर हम उसको मीटर में चेंज करते हैं तो हम एक मात्रक से दूसरे मात्रक में क्या कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। तो भी अगर किलोमीटर में हमारी 2 सार्थक अंक है, तो अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो भी हमारी सार्थक अंक कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी, ये नहीं कि बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इससे 1 हमारी क्या है, जैसे दिया 2.54 किमी। अब हम इसको चेंज करेंगे मीटर में, चाहे मीटर में चेंज करें चाहे हम सेंटीमीटर में चेंज करें, किसी भी राशि में चेंज करें, इसमें हमारा प्रारंभिक में जितना हमारा सार्थक अंक होगा वही सार्थक अंक सब में होगा। इसमें भी सार्थक अंक हमारे 3 हो जाएंगे, इसमें भी सार्थक अंक हमारा 3 ही रहेगा और इसमें भी सार्थक अंक 3 ही है। कोई मात्रक अगर हम बदलें उसके सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ अगर मीटर में क्या हो जाएगा, 254 ये हो जाएगा, और सेंटीमीटर पे करें तो 25400। इसमें भी हमारे कितने होंगे, 3 ही होगा हमारा सार्थक अंक। भले से यहाँ हमारा 0 लग गया, लेकिन हमारा सार्थक अंक 3 ही माना जाएगा रूल के हिसाब से। ठीक है,
अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ होता क्या है, सार्थक अंकों को निश्चित रूप में व्यक्त करने के लिए राउंडिंग ऑफ नियम का प्रयोग किया जाता है। और सार्थक अंक का प्रयोग किस लिए करते हैं, किसी राशि को एक निश्चित मान में बदलने के लिए, निश्चित रूप देने के लिए सार्थक अंक का प्रयोग करते हैं। और सार्थक अंक को और अच्छे से सुधारने के लिए हम राउंडिंग ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, राउंडिंग ऑफ यहाँ तक लिख लीजिए। इसके 3 रूल होते हैं जो आपको बारी बारी से बताएंगे। ठीक है, अब इसमें जो पहला रूल है हमारा, पहला नियम होता है, कब लागू करेंगे, जब दशमलव के, ये रूल हमेशा दशमलव के बाद ही काम करता है। दशमलव के बाद ही इसको लिखा जाता है, या दशमलव के पहले भी इसको यूज किया जाता है जब बड़े बड़े कैलकुलेशन जैसे 10 के पावर में कुछ भी हो, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जब हमारी क्या होगी, जब हमारी संख्या 5 से अधिक हो, 5 से अधिक हो, 5 से अधिक हो, तो उसके पहले वाले संख्या में एक जोड़कर, एक संख्या में एक जोड़ देते हैं। ठीक है, जब हमारी संख्या कोई हो 5 से अधिक हो, तो उसके जस्ट पहले वाले संख्या में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। जैसे हमारा दिया है 10.11 जैसे दिया है 236 दिया है। तो इसमें करेंगे क्या, अगर इसमें हम राउंडिंग ऑफ का नियम लगाएं, तो इसमें हम क्या है, यहाँ 6 है, जो हमारा क्या है, सबसे अंतिम नंबर क्या है, 6 है, 5 से अधिक है, तो इसके पहले वाले संख्या 3 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो यह राउंडिंग ऑफ रूप में क्या हो जाएगा, 11.24 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा पहला रूल है। अब दूसरा रूल क्या है, यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग। दूसरा रूल है इसका, दूसरा नियम यह है कि यदि संख्या 5 से कम होती है, 5 से कम होती है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, यदि कोई संख्या 5 से कम होती है तो उसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे। जैसे वही एग्जांपल लेते हैं, 11 दशमलव कुछ था, जैसे 5 है, 3 है, 2 है, यहाँ भी 4 कर देते हैं, 5 4 है। ठीक, हम आखिरी लेटर देखते हैं इसकी आखिरी लेटर अगर हम 5 से यदि कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका राउंडिंग ऑफ वही आ जाएगा 11.534। ये नहीं है कि यहाँ 5 है तो इसको हम एक बढ़ा दें, इसमें एक बढ़ा दें, ऐसा नहीं है। ऐसा सबसे आखिरी जो हमारा अंक होता है उसको ही हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट रूल है हमारा, नेक्स्ट तीसरा रूल है
यदि संख्या 5 है तो अब यदि संख्या 5 होती है तो यदि हमारी संख्या अंतिम क्या है 5 है तो क्या करेंगे, पहला यदि पहली संख्या, ऐसे नहीं मतलब ऐसे करते हैं हम लोग, यदि हमारी संख्या क्या है 5 है तो क्या करेंगे, तो यदि 5 के पहले सम संख्या है तो उसे परिवर्तित नहीं करेंगे। और यदि 5 के पहले वाली संख्या, 5 के पहले वाली संख्या क्या है, विषम हो तो उसमें एक जोड़ देते हैं, ठीक है। यदि 5 हमारी संख्या आखिरी वाली क्या है 5 है, अब उसमें भी हमारी 2 कंडीशन है, एक हमारा यहाँ से एक कंडीशन, पहला कंडीशन यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा कंडीशन यहाँ से यहाँ तक है। अब यदि संख्या 5 के पहले वाली क्या हो, सम में दिया हो, अब उसमें क्या करेंगे हम, हमारा जो राउंडिंग ऑफ होगा नंबर सेम वही रहेगा, मतलब उसमें कुछ परिवर्तित नहीं करेंगे, वहीं का वहीं रहेगा, ठीक। अब यदि हमारा 5 के पहले वाली जो संख्या विषम में आ जाती है तो क्या करेंगे, उसके जस्ट पहले वाली संख्या में उसको भी एक जोड़कर विषम सम बना देंगे, ठीक। जैसे दिया है हमारा, जैसे यहाँ पे दिया है 2.125। अब यहाँ पर हमारी आखिरी में क्या है 5 है, अब 5 है, इसके पहले क्या है सम है, तो इसका राउंडिंग ऑफ यहीं का यहीं हो जाएगा 2125, यही हमारी क्या हो जाएगी राउंडिंग ऑफ। अब यदि यहीं पर अगर यहीं पे देख लें 2.1, यहीं पे हम 3 बना देते हैं 35, इसके जस्ट पहले क्या है विषम है, अगर विषम है तो क्या करेंगे एक जोड़ देंगे इसके पहले वाले में, और 5 को हम क्या करेंगे रिमूव कर देंगे, 5 को क्या करेंगे रिमूव कर देंगे, तो 2.14 हो जाएगा, ठीक है। इतना हमारा हो जाएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ 5 को रिमूव किए तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 5 को रिमूव कर देंगे, इसमें अंतिम वाले पद को जिसकी बात की जाती है उसको हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारी जो वीडियो है समाप्त होती है। तो आगे चलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ हमारा चैप्टर जो होता है समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारे लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी यह वीडियो जाए और वे लोग भी अपनी पढ़ाई अच्छी ढंग से कर पाए, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।